आज हार्ट की बात करने वाला हूँ मैं। हार्ट अटैक के 60% पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है वो रास्ते में ही चले जाते बिकॉज वो इतना लेट कर चुके होते हैं घर पे कि वो हैं। हार्ट को अपने समझे कैसे? हार्ट एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। इसका काम जैसे सभी समझते हैं ब्लड को सर्कुलेट कराना बॉडी के अंदर। और इसमें क्या क्या डिसीज़ होने की संभावनाएं रहती हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? जहाँ तक रही हार्ट की डिजीज़ेस की बात, जो सबसे कॉमनली हम सुनते हैं वो हार्ट की ब्लॉकेजेस की बात होती है। अगर हम हार्ट में हार्ट अटैक की ही बात लेके चलें 20-30% पेशेंट तो ऐसा है जिसको कि 40 या 35 के पहले ही ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है एंड ग्रेजुअली ये ट्रेंड बढ़ रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कि कोई बंदा शादी में गया या खड़ा है, एकदम विदिन 1 मिनट में हार्ट अटैक आया और फिनिश। करंट की सप्लाईज होती है जिसके थ्रू हार्ट को स्टिमुलस मिलता है बीट करने के लिए। तो वो करंट्स कभी कभी बहुत स्लो या बहुत फास्ट हो सकती हैं, सडनली रुक सकती हैं। गैस का पेन भी हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है। अपने से उस पर कोई इंटरप्रिटेशंस या इन्फरेंसेस ना निकालें कि हाँ ये तो गैस का पेन होगा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये घर घर में डॉक्टर अपने आप क्यों बन रहे हैं लोग, मतलब सीनियर सिटीजन अलग चल रहे हैं कि हमें पता है कि कैसे दुनिया जी जाती है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ऐसे जियो। वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, घर पे बैठे कोई वो नींबू पानी शिकंजी ले रहा है, कोई इनो ले रहा है, कोई डाइजीन ले रहा है, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और एक्चुअली वो हार्ट अटैक चल रहा होता है। सो प्रोलॉन्ग डायबिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि उनको हार्ट अटैक चल रहा है और वो सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरी सांस फूल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको चेस्ट पेन पता ही नहीं लगता, कई बार ऐसा होता है। इसे ही लोग साइलेंट अटैक कह देते हैं। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया। मतलब इतने पेशेंटों से घिरे रहते हैं आप। आज हार्ट की बात करने वाला हूँ मैं, और हार्ट के पेशेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं आपके पास, और आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो मतलब बेसिक टू एडवांस मैं जानना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक जानना चाहूँगा कि हार्ट को अपने समझे कैसे। मतलब जब तक हमने स्कूल में थे उतना तो हमने पढ़ा है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस वाला बेसिक समझना चाहूँगा कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है और इसमें क्या क्या डिसीज़ होने की संभावनाएं रहती हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। हार्ट एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है एंड इसका काम जैसे सभी समझते हैं ब्लड को सर्कुलेट कराना बॉडी के अंदर। जो क्लीन ब्लड है उसको पंप करके बॉडी के सारे टिश्यूज़ तक पहुंचाना, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे हार्ट इटसेल्फ हो, लिवर हो, किडनी हो, मसल्स हो, सबको पहुंचाना। और जब ब्लड एक बार ऑक्सीजनेट हो जाता है तो उसको कलेक्ट करके और फिर दोबारा लंग के पास भेजना, जिससे कि उसमें दोबारा से चीज़ें क्लीन हो जाएँ और ऑक्सीजन वापस उसके अंदर आ जाए और उसके बाद फिर वो हार्ट के अंदर दोबारा आए, जिसके बाद वो फिर बॉडी टिश्यूज़ की ओर सर्कुलेट किया जा सके। सो एक सिंपल मैकेनिकल स्ट्रक्चर अगर आप सोचें वैसा है हार्ट। जहाँ तक रही हार्ट की डिजीज़ेस की बात, जो सबसे कॉमनली हम सुनते हैं वो हार्ट की ब्लॉकेजेस की बात होती है। बट हार्ट में ऐसा नहीं है कि केवल ब्लॉकेजेस या हार्ट अटैक के ही इश्यूज़ होते हैं। हार्ट के अंदर वॉल्व लगे हुए होते हैं। एक टाइम था जब इंडिया में केवल वॉल्व की डिजीज़ेस ज़्यादा कॉमन थी, ब्लॉकेजेस का इशू इतना ज़्यादा होता नहीं था, हार्ट अटैक के पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे। मोस्टली पेशेंट वॉल्व डिजीज़ेस लेके आते थे। इसके सिवाय हार्ट के अंदर और स्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ट के चेंबर्स में छेद होना, जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो जेनेटिक होते हैं, मींस जन्म से लोगों के अंदर जो हार्ट में छेद कहा जाता है। बिल्कुल। और इसके सिवाय आप कह सकते हैं हार्ट की रिदम की डिस्टर्बेंस, मतलब हार्ट के अंदर करंट की सप्लाईज होती हैं जिसके थ्रू हार्ट को स्टिमुलस मिलता है बीट करने के लिए। तो वो करंट्स कभी कभी बहुत स्लो या बहुत फास्ट हो सकती हैं, सडनली रुक सकती हैं। सो इसको हम एरिथमियाज कहते हैं। तो एक ये भी इश्यूज हार्ट के अंदर हो सकते हैं। तो ये करंट कहाँ से आता है हार्ट में? हार्ट के अंदर जो ऊपर, जो आपके दाहिनी तरफ का ऊपर का छोटा चेंबर होता है, जिसको आप राइट एट्रियम कहते हैं, उसके अंदर एक साइनस नोड होता है। साइनस नोड के अंदर वो टिश्यू होता है जो कि सेल्फ डिपोलराइज करता है, मींस ग्रेजुअली उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू वो हर कुछ देर के बाद डिपोलराइज होकर और एक करंट का इम्पल्स क्रिएट करता है जो कि पूरे हार्ट में फैलता है, विच इज़ अ स्टिमुलस, जिसके बाद उस करंट की वजह से हार्ट बीट करता है। ओके। सो अगर वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम एरिथमियास कहते हैं। अगर हम हार्ट में हार्ट अटैक की ही बात लेके चलें सबसे पहले, तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कि कोई बंदा शादी में गया या खड़ा है, एकदम विदिन 1 मिनट में हार्ट अटैक आया और फिनिश। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब यंग एज में, मतलब अभी मैंने एक केस पढ़ रहा था, 8 साल की बच्चे को भी हार्ट अटैक आया है। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे जेनेटिक डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट्स हैं, मतलब वो बच्चे ऐसे हैं कि उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाना, या जैसे HMG कोएंजाइम है,
ओके इसका काम ही यही है कि ये आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनाए, वो उनमें ओवर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। इसकी वजह से ये बच्चे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो बहुत यंग एज में, बहुत छोटी एज में भी इनके हार्ट की नसों में बहुत सारे डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की नसें ब्लॉक होती हैं और इनको हार्ट अटैक हो सकता है। बट जनरली जो यंग एजेस में प्रॉब्लम आ रही होती है सडन कार्डियक अरेस्ट की या सडन कार्डियक डेथ की, मतलब 18 टू अगर 30 इयर्स में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है आजकल हार्ट अटैक। हाँ 18 to 24 क्या, अगर हम अर्लियर बात करें, अगर हम उससे भी पहले, जैसे आपने बोला था कि 8 साल 10 साल 12 साल, ये मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनमें कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जैसे लोगों को नहीं पता है वो बच्चे को पहले से साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, या उसकी हार्ट की रिदम्स के कुछ इशू हैं। अगर आप ईसीजी करते हैं पेशेंट का तो उसमें कुछ इंटरवल्स होते हैं, उसमें से एक क्यूटी इंटरवल होता है, उसके शॉर्ट होने या लॉन्ग होने से भी एरिथमिया या रिदम डिस्टर्बेंस होने के इश्यूज रहते हैं। इन बच्चों में सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। सो हर चीज़ को हम हार्ट अटैक से नहीं रिलेट करते, स्पेशली इन वेरी यंग एज। बट हाँ, टाइम्स हैव चेंज्ड। एक टाइम था कि इंडिया में जब तक हम मेडिकल कॉलेजेस में थे, तब तक जब बहुत यंग एज का पेशेंट आता था तो हम ये मान के चलते थे कि अगर चेस्ट में पेन है तो वो कुछ और ही होगा, हार्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा कंसिडर किया नहीं जाता था वो। और इंडियन पेशेंट्स में 60 के पहले कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती नहीं थी। बट अब एक तो ये एज बहुत अर्ली एजेस में होने लगी है प्रॉब्लम। जैसे लोगों को 50 की एज एवरेज एज है इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, तो 10 साल तो हम वहीं पीछे आ गए। बिल्कुल। एंड 20-30% पेशेंट तो ऐसा है जिसको कि 40 या 35 के पहले ही ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, एंड ग्रेजुअली ये ट्रेंड बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई डिजीज़ बॉडी के अंदर ऐसे ही डेवलप हो रही है। इसके लिए सीधा सीधा रैशनल है हमारा ख़राब लाइफस्टाइल। बिकॉज ये जितनी चीज़ें हैं, खान पान हमारा ख़राब। यस, इनको कहते ही हम लाइफस्टाइल डिजीज़ है। रीज़न ये है कि अगर हम अपने साथ गलत बिहेवियर करेंगे बॉडी के साथ तो उसके रिपरकशंस हमें झेलने पड़ेंगे। जैसे पहले लोग मेहनत बहुत करते थे, फिजिकल वर्क बहुत था। अब हर चीज़ें मोटराइज हो गई हैं, हर जगह पे आपको हेल्प एड अवेलेबल है। घर में मिक्सी भी रखी है और माइक्रोवेव भी रखा है, लिफ्ट भी है, कार भी है, पास जाने के लिए भी लोग गाड़ी भी उठा लेते हैं। बिल्कुल। पहले लोग चलते ज़्यादा था, फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते थे। तो एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दूसरा ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया। पहले रॉ फूड बहुत था, बहुत प्रोसेस फूड हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं था, लोग लेते भी नहीं थे। तो उन चीज़ों में फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, ऑयल के कंटेंट कम थे। सो वो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए हेल्दी थी। ओके। अब जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप मार्केट में जाइए, हर जगह आपको चिप्स से लेके बिस्किट से लेके पेस्ट्रीज, केक, सब चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हैं। और उसको इतना ल्यूक्रेटिव वे में प्रेजेंट भी किया जाता है मार्केटिंग के थ्रू कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। साथ में अगर आप फैमिली वाले हो, आप बच्चों के साथ जा रहे हो, बच्चे इंसिस्ट करेंगे, वो भी यही चीज़ें उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें लॉन्ग रन में जाके आपको नुकसान करने ही वाली हैं, आपका ये ईटिंग पैटर्न। थर्ड थिंग, बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग या ड्रग एडिक्शन को ग्लैमराइज किया गया बीच में, उसकी वजह से लोगों में इन चीज़ों का इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोर ओवर स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। नॉर्मली पहले लोगों की अपनी लाइफ में अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जितनी अब होने लगी हैं। एक ही लाइफ में उनको सब कुछ करना है और सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत अर्ली करना है। बिल्कुल। सो रेस्ट करने का, अपने लिए सोचने का, थोड़ा रिलैक्स करने का, दिमाग को शांत करने का टाइम लोगों के पास अब रहा नहीं है। जो एक वो आ गया ना, रिटायर एट 40, जो ये ट्रेंड में चलता है कि राइट, इसके चक्कर में अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ही कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग रिटायर भी नहीं कर पा रहे हैं 40 में, बट हाँ तब तक वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर ले रहे हैं और ओवर स्ट्रेच कर ले रहे हैं। वर्किंग आवर्स इतने बढ़ा रखे हैं, लोग 12-14 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, एंड दैट टू इन एक्सेसिव स्ट्रेस। टारगेट्स हैं, ट्रैवलिंग है, बहुत दूर दूर के ट्रैवलिंग रोज कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। एंड इनफैक्ट जो हम पहले एक रूटीन रिस्क फैक्टर्स मानते थे कि एक डायबिटीज़ का होना या वजन का ज़्यादा होना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना या स्मोकिंग होना या फैमिली हिस्ट्री होना, इसके सिवाय अब के लोगों में देखा है, कई सारे लोगों में हमें एक ही रिस्क फैक्टर मिल रहा है और वो स्ट्रेस है। अदरवाइज वो बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल ठीक चला रहे हैं, खाना पीना भी ध्यान रख रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, वेट भी मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टिल हैविंग दिस रीज़न स्ट्रेस बहुत है। मतलब हार्ट अटैक को हम सीधा मतलब स्ट्रेस से जोड़ सकते हैं। अगर स्ट्रेस द मेन और फर्स्ट की अगर है तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा डेफिनेटली वो हार्ट पे जोर डालता है। आपके बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, जैसे एड्रेनलिन है, ओके, इनका रश क्रिएट होता है जो कि आपके हार्ट के लिए लॉन्ग रन में नुकसान करते हैं। शुरू में तो ये आपकी हेल्प करते हैं आपके फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, बट कंटिन्यूस इनके हाई लेवल्स अगर चल रहे हैं बॉडी के अंदर, दे डेफिनेटली आर गोइंग टू हार्म यू। रीज़न, आपका बीपी बढ़ा रहेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, आप एक कंटिन्यूस एंजाइटी की स्टेट में होंगे, ये आपके हार्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये
एकदम ऑन सडनली आता है या कुछ महीने पहले से हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं हार्ट अटैक के? कुछ लोगों में सिम्टम्स हमें बिल्कुल नहीं मिलते, डायरेक्टली अटैक होता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स एक्चुअली हो रहे होते हैं और वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं बिकॉज यंग एज है, वो मानते ही नहीं है कि हाँ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो चल रहे हैं, उनको चेस्ट में कोई भारीपन लग रहा है यहाँ बीच में, या फिर अगर किसी को चलने में ऐसा लगता है कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सांस फूल रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप मतलब अपने एज के अपने साथ के लोगों के साथ चल रहा है एंड ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो उतना तेज नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसका सांस फूल रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, ये आपको हिंट कर रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चेस्ट में भारीपन हो रहा है, ये एक अलार्मिंग साइन है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस चीज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहीं मेरे साथ कुछ अंदर ही बॉडी के अंदर कुछ पैथोलॉजी चल तो नहीं रही है, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट तो नहीं हो रही है। और क्या सिम्टम्स होते हैं सर? राइट, एक तो हमें मिसकंसेप्शन है कि हार्ट अटैक मतलब चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन होगा तभी हार्ट अटैक होगा, इस चीज़ को दिमाग से निकाल लेना चाहिए। रीज़न केवल हाथ का दर्द, केवल जॉ का, केवल इस पार्ट का जॉ का पेन, पेट के ऊपर के पार्ट का यहाँ अगर किसी को दर्द हो रहा है, इस एरिया का पेन भी हार्ट का पेन हो सकता है, जिसमें हो सकता है पेशेंट को चेस्ट पेन हो ही ना रहा हो, सिर्फ इन एरियाज में पेन हो रहा हो। मतलब टमी के पेन का भी? राइट, अपर टमी का जो पेन है हाँ। वो हार्ट के सिम्टम्स का आजकल एक बहुत कॉमन कारण है, स्पेशली लेडीज़ में तो बहुत ही है ये। मोर ओवर बैठे हुए बिना किसी रीज़न के किसी को बहुत तेज पसीना आ रहा है या उसकी सांस फूल रही है, वो एक रीज़न हो सकता है। स्पेशली डायबिटिक्स में और लेडीज़ में कई बार जो टिपिकल सिम्टम्स कहते हैं आप हार्ट अटैक के कि चेस्ट पेन होगा, वो होता ही नहीं है, वो प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि जी एकदम सांस फूल रही थी, कुछ डिस्कम्फर्ट सा लग रहा था बॉडी में, घबराहट सी हो रही थी और पसीना आ रहा था तेज। सो ये कहा जाता है कि एंजाइना इक्वलेंट, मतलब एंजाइना मीन्स आप चेस्ट पेन को कहते हैं, तो ये एंजाइना के ही इक्वलेंट्स हैं, ये भी अगर हो रहा है तो ये आपको हार्ट में इवेंट चल रहा है, इसके लिए इंडिकेट करते हैं। लेकिन सर पेट दर्द को तो कई बार गैस का दर्द भी माना जाता है, तो हाँ। ये भी हमारे मतलब अगर मान लेते हैं अगर वो हार्ट अटैक का पेन नहीं है लेकिन गैस का पेन है ऑन एक्चुअल चेक कराने के बाद, तो गैस का पेन भी हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है या गैस हमारे गैस का पेन एक्चुअली हार्ट को नहीं इम्पैक्ट करता है, बट हाँ ये कन्फ्यूजन लोगों में बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार लोग सोच रहे होते हैं कि उनको गैस बन रही है, हाँ, और वो ऑनगोइंग चेस्ट पेन में मतलब ऑनगोइंग एपिगैस्ट्रिक पेन जिसे हम कहते हैं अपर एब्डोमेन या ऊपर पेट के ऊपर वाले हिस्से का जो पेन होता है, उसको वो ये मान के चल रहे होते हैं कि हमें गैस है। वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, घर पे बैठे कोई वो नींबू पानी शिकंजी ले रहा है, कोई इनो ले रहा है, कोई डाइजीन ले रहा है, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और एक्चुअली वो हार्ट अटैक चल रहा होता है, और उसमें वो अपना वो प्रेशियस टाइम लूज़ कर देते हैं, जिसमें कि अगर वो टाइमली हॉस्पिटल पहुँच जाते तो वो सेव हो जाते हैं, उनकी लाइफ बच जाती, या फिर अगर हम कहें कि एटलीस्ट इंजरीज ना होती उनके हार्ट को। सो ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है। हाँ, नो डाउट चेस्ट पेन के आप मान के चलें कि 80% पेशेंट्स में प्रॉब्लम हार्ट की होती नहीं है, या वो मस्कुलर पेन हो सकता है या वो गैस का पेन हो सकता है नॉल, 20% में ही होगा, बट हम उस 80% के लिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं है। हमें तो ये है कि हम वो 20% पेशेंट को मिस ना करें। तो उसका तरीका यही है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने से उस पर कोई इंटरप्रिटेशन या इन्फरेंसेस ना निकालें कि हाँ ये तो गैस का पेन होगा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, और इसी वजह से हार्ट अटैक के 60% पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है, वो रास्ते में ही चले जाते हैं, बिकॉज वो इतना लेट कर चुके होते हैं घर पे कि वो फिर कुछ हो ही नहीं पाता। मतलब अगर कहीं पे भी पेन हो हमारे अपर बॉडी में, तो चाहे आप हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर जाके फैमिली डॉक्टर उनसे कॉल पर डिस्कस करें इस चीज़ को कि हमें ये चीज़ फील हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद से इंटरप्रिटेशन या खुद से इन्फरेंसेस ना लेके जो एक क्वालिफाइड पर्सन है, जो एक मेडिकल पर्सन है, उससे एक बार बता दें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेट हिम डिसाइड कि ये क्या हो सकता है, ये हार्ट का पेन हो सकता है या ये सिंपल गैस का पेन है या मस्कुलर पेन है। इससे एक क्वेश्चन और आ रहा है सर, ये घर घर में डॉक्टर अपने आप क्यों बन रहे हैं लोग? मतलब सीनियर सिटीजन्स अलग चल रहे हैं कि हमें पता है कि कैसे दुनिया जी जाती है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ऐसे जियो, उनके बच्चे करेंगे डिटॉक्स करो हर चीज़ निकालो अपने शरीर से बाहर। इनफैक्ट ना किसी भी चीज़ का अगर अति पे जा रहे हैं, हम एक्सट्रीम्स कर रहे हैं, तो वो नुकसान तो करने वाली है। जैसे जिस समय कोविड का टाइम चल रहा था, सबने ये बोला कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिसके लिए हमें काढ़ा पीना है। बिल्कुल, लोगों ने इतना एक्सेसिवली काढ़ा यूज़ किया है कि उससे उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, ईसोफेजियल बर्न्स क्रिएट कर लिए लोगों ने, स्टीम ले लेके पूरा अपना नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स जला लिया कि इससे मेरी इम्यूनिटी बेटर हो रही है। सो किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो उसकी साइंस को समझें कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, और उसको किस डोज में या किस अमाउंट्स में करना ठीक है। जैसे लोगों ने क्या किया कि पहले तो 10 साल तक बिल्कुल हिले डुले नहीं और खाते रहे और वजन बढ़ाते रहे, और सडनली एक दिन उनको रियलाइजेशन होता है कि नहीं जी मेरा तो वेट बहुत बढ़ गया है, नाउ आई नीड टू ट्रीट दिस।
अब वो अगले ही दिन जाके जिम ज्वाइन करते हैं और सीधा ट्रेडमिल पे फुल स्पीड पे दौड़ना शुरू कीजिए, आधे घंटे दौड़ता रहूँगा। ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को इस तरीके के अनटूवर्ड्स इवेंट्स या कार्डियक इवेंट्स हो सकते हैं। रीज़न, हार्ट की नस के अंदर कोई छोटा कोलेस्ट्रॉल का प्लग बना हुआ था, आपके इस एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की वजह से वो वहाँ से रप्चर हुआ, बर्स्ट किया वो कोलेस्ट्रॉल प्लग, सडन वहाँ पे क्लॉट बना, नस ऑक्लूड हो गई और अटैक पड़ गया। सो जब आपने इस चीज़ के लिए जाना है तो एक तो ये प्रोग्राम वे में होना चाहिए और नेचुरल वे में होना चाहिए कि एकदम स्टाफ कर लिया आपने, आपको खाना बंद कर दिया कि जी एकदम स्टाफ कर लेंगे तो वेट कम हो जाएगा, या एकदम एक ही दिन में इतना एक्सरसाइज कर लेंगे कि वेट रिड्यूस हो जाएगा, उससे बेनिफिट नहीं होना या मेडिकली आपको हार्मफुल हो जाएगा। ओके। सो चीज़ें प्लान करें, और जो भी उसके लिए लोग हैं जो आपको उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट या एक्सरसाइज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक बार मिलें, ग्रेजुअल इंक्रीज करें एक्सरसाइज को, डाइट को प्लान्ड वे में कम करना शुरू करें, डाइटिशियन से हेल्प लें कि हाँ भाई मैं क्या चीज़ें ले सकता हूँ जिससे कि मेरी भूख भी सेटल रहे और मुझे वेट लॉस भी मिले। सो वो एक साइंटिफिक वे है। अगर आप सिर्फ अपने मन से अपने परसेप्शंस पे काम करना शुरू करेंगे तो अपना अच्छे की जगह नुकसान कर लेंगे। अभी जैसे हमने जिम की बात करी, तो जिम में एक तो है नॉर्मल पर्सन जो एक्सरसाइज करने जा रहा है, एक है कि जो प्रोटीन भी ले रहा है साथ में। तो जो प्रोटीन होते हैं, मतलब इतने सारे मशहूर हैं, वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए अलग अलग प्रोटीन आते हैं, अलग अलग कैप्सूल्स आते हैं फैट लॉस के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को मतलब एक्टिवेट करने में काम करते हैं। एक्चुअली ना हम क्लेम तो करते हैं कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें प्रोटीन एंड ऑल ये जितने भी हैं ये सेफ़ हैं और इसमें कुछ एडिशंस नहीं हैं, बट ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ड्रग्स की डोपिंग की जाती हो, लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसा, कि आपको फास्ट मसल बिल्टअप दें। बिकॉज जो भी चीज़ें आ रही हैं इस तरीके के मार्केट में, अगर वो रिजल्ट नहीं दिखा रही हैं तो फिर कुछ दिन बाद उसको लोग लेना बंद कर देंगे। तो इस रिजल्ट को दिखाने के लिए भी वो डोपिंग शुरू कर सकते हैं इसमें कि भाई कुछ एडिशंस में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए हुए हैं जिससे फास्ट मसल बिल्टअप हो। ओके। उन चीज़ों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ डिरेंज हो सकता है, और ये सारा क्यूमुलेट कर सकता है हार्ट डिजीज़ में। बिकॉज ये तीनों चीज़ें, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, सब हार्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो आप चीज़ों को थोड़ा नेचुरल वे में चलने दें। आप जब भी एक्सरसाइज के लिए प्लान बनाते हैं, आप थोड़े समय से स्टार्ट करें, माइल्डर एक्सरसाइज से शुरू करें, धीरे धीरे स्टेमिना को बिल्टअप करें, जिसमें आप ग्रेजुअली अपना टाइम और इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ओवर मंथ्स एंड ईयर्स। ऐसा नहीं होगा कि आज से मैंने शुरू किया और 3 दिन के अंदर ही मैं एकदम पीक एक्सरसाइज पे चला जाऊंगा। दिस जस्ट कैनॉट हैपन। ये फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन लोगों की मेंटालिटी यही रहती है कि बस हम जल्दी से पतले हो जाएं बस। एक मोर ओवर क्रैश डाइट्स की सारे कार्ब्स बंद कर देंगे, सारी और चीज़ें बंद कर देंगे, केवल सैलड्स लेंगे और प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे। ये रॉन्ग है, ये गलत है। ओके। बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको हर चीज़ एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए होती है, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो आपके फैट्स हों, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हों, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ एक प्रोपोर्शन में, एक नेचुरल वे में आपकी बॉडी में जानी चाहिए, जिसके थ्रू वो एसिमिलेट हो सके, मतलब आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और ढंग से जहाँ पे यूटिलाइज करना है कर सके। आप बल्क में नहीं दे सकते कि आपने सारे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑयल बंद कर दिए और एक्सेसिव अमाउंट्स में प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, विटामिन और मिनरल के कैप्सूल्स लेने शुरू कर दिए कि ये सारा कुछ एकदम से एब्जॉर्ब, ये नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सर कि पूरे दिन, मतलब जब आप कटिंग पे जा रहे हैं, जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हाँ। तो आपसे वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, कुछ खाइए मत। इनफैक्ट जो ये ब्लैक कॉफ़ी का इशू है, हाँ। कई बार इस चक्कर में जो कैफीन का कंटेंट है इतना ज़्यादा हो जाता है इसमें कि इसकी वजह से लोगों को एरिथमियाज हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसमें कि कैफीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसको लोग एज अ स्टिमुलेंट ड्रिंक यूज़ करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, या फिर रात को लगातार जगह रहने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। पावर ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में। सो इन चीज़ों का सबसे बड़ा इशू ये है, अगर उसके अंदर कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एक तो ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, एक्टॉपिक एक्टिविटी मतलब स्पार्किंग ऑफ करंट इन हार्ट कहते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा नॉर्मल पॉइंट से ना होके कहीं और से हार्ट की करंट अराइज होने लगे, उसको प्रमोट करते हैं और सडन एरिथमियाज क्रिएट कर सकते हैं। सो रूल वही है, नेचुरल तरीके से चीज़ों को चलने दें। जब भी आपको अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना है, ग्रेजुअल होगा, प्लान्ड वे में होगा एंड स्लो होगा। सडन कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सडन करेंगे बॉडी टॉलरेट नहीं करेगी, इट विल रिएक्ट और उसका हीट आप फेस करेंगे। कोलैप्स हो सकता है उसमें। बिल्कुल हो सकता है। सर ये तो एक्सरसाइज की बात रही, मतलब जिस हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखी जाती है, जब कपल इंटीमेट होते हैं तो उसमें मेल पर्सन बहुत ज़्यादा कोलैप्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल, ये क्यों हो रहा है? वो डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी ड्रग्स ली हुई हैं, जैसे सिल्डेनाफिल या टेडालाफिल बहुत सारे लोग
टाइम को प्रोलॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं, या अगर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज़ हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने डॉक्टर से कभी सजेशन लिए नहीं हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, डोसेज क्या लेनी है, कितनी बार ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। वो डायरेक्टली गए, ओवर द काउंटर फार्मेसी से दवा ली और यूज़ कर लिया। अब अगर आप मान के चलिए कि कोई ऐसा पेशेंट जो इस तरीके की ड्रग लिया और वो पहले से ही कार्डियक पेशेंट है और उसको नाइट्रेट्स चल रहे हैं। नाइट्रेट्स एक ड्रग्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं कि आपके हार्ट को अच्छे से ब्लड मिल सके। ओके। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ चला जाए तो आपको सडन हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर सडनली प्रेसिपिटस फॉल कर सकता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और इश्यूज भी हो सकते हैं। सो कोई सा भी ड्रग अगर आप ले रहे हैं तो वो अनगाइडेड या अनमॉनिटर्ड नहीं होना चाहिए। वो आपको किसी न किसी से, एक प्रॉपर हेल्थ पर्सनल से एक रिव्यू करा लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि क्या ये ड्रग आपकी एज पे आपके लिए ठीक है, क्या इसकी डोसेज होंगी, कितनी देर पहले लेना है, कितनी बार ले सकते हैं और इसके क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। बिकॉज हेडेक तो देखिए इन ड्रग्स में वैसे ही बहुत कॉमन है। इस ड्रग को लेने के बाद बहुत सारे लोग सीवियर हेडेक में जाते हैं। ओके। बिकॉज ये वेसोडाइलेटेशन करती हैं ये ड्रग्स, नसों को ज़्यादा स्ट्रेच करती हैं। तो अगर इस ड्रग को लिया तो उसके बाद हेडेक के चांसेस काफ़ी होते हैं। एंड मोर ओवर अगर इसके साथ नाइट्रेट या उससे मिलती जुलती कुछ और ड्रग्स चल रही हों तो सडन बीपी फॉल हो सकता है, जिसकी वजह से एकदम बेहोशी आ सकती है या अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर उस समय? अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है इन एनी केस, मतलब इन दवाओं के साथ या किसी को भी नॉर्मल, मतलब एक हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक क्या क्या करना चाहिए? ओके अगर आपको किसी भी पेशेंट में अगर ऐसा लग रहा है कि चेस्ट पेन चल रहा है और उसे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो नियरेस्ट पॉइंट पे जहाँ पे भी कहीं मेडिकल पर्सनल है वहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है, कि उनको एक बार क्लिनिकली इवैल्यूएट किया जा सके और ECG किया जा सके। और जहाँ तक लोग नॉर्मली दवाओं के बारे में पूछ रहते हैं कि उस कंडीशन में क्या दवा दे सकते हैं ऑल, अगर आप बहुत श्योर हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम ही है और अटैक ही चल रहा है तो एस्पिरिन की गोली दे सकते हैं। इंडिया में बहुत कॉमनली वो डिस्प्रिन के नाम से जैसे आ रही होती है, एक एग्जांपल दे दें तो उसको च्यू करके, दांत से चबा के, कड़वी होती है थोड़ी बट उस समय च्यू करके और उसको सॉलो किया जा सकता है। उसका ओरल म्यूकोजा से फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ब्लड थिनिंग शुरू हो जाती है, तो कई बार पेशेंट को उससे हेल्प मिल जाती है। बट अगेन यहाँ पे भी एक राइडर है कि अगर वो पेशेंट को मान लीजिए कि गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का पेन हो रहा हो और उस समय उसने डिस्प्रिन ले ली तो उसका गैस्ट्राइटिस और बढ़ जाएगा, पेन और बढ़ जाएगा, तो क्योंकि वो गैस्ट्रिक इरिटेंट भी है। तो इसमें पहचाने कैसे सर कि किस समय लेनी चाहिए वो दवाई? राइट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप खुद से डायग्नोज नहीं कर सकते। किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या पहले का हार्ट का पेशेंट है, उसको पहले चेस्ट पेन रह चुका है और सिमिलर सा पेन हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ ये हार्ट अटैक चल रहा है। अदरवाइज खुद से डायग्नोज करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है और इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं होता, बिकॉज इसमें एक हम टर्मिनोलॉजी, मतलब या एक हमारी एक सेइंग है, मिनट इज़ मसल। हर मिनट जो हम लूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, उतना हम मसल मास लूज़ करते चले जा रहे हैं और ये डैमेजेस इरिवर्सिबल होते हैं। सो गोल्डन आवर्स का या गोल्डन पीरियड का एक कंसेप्ट होता है इन ब्लॉकेजेस में, जैसे लगे वैसे लेके भागो बस। बिकॉज जैसे ही आपकी नस ब्लॉक हुई और इंजरी शुरू हुई, कुछ टाइम होता है जहाँ तक की जो इंजरी है, अगर उसके बाद अगर ब्लड वेसल खोल दी तो वो इंजरीज रिवर्ट हो जाती हैं, हार्ट हील कर जाता है और वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है। बट एक टाइम के बाद जब आप प्रोसीजर्स करते हैं तो पार्शियल या कंप्लीट डैमेजेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, जिनको कि आप रिवर्ट कर ही नहीं पाते, डिस्पाइट कि आपने ब्लड वेसल को खोल दिया, ब्लड सप्लाई मेंटेन कर दी, बट बहुत देर हो गई थी। सो कुछ एरिया परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसका खामियाजा आदमी पूरे लाइफ भुगतता है उसके बाद, बिकॉज हार्ट फंक्शंस कम हो जाते हैं, सांस फूलना, बॉडी में सूजन आना। पैरालिसिस में चेंज हो सकता है ये? पैरालिसिस भी एक उसी का कंपोनेंट है एक्चुअली। हम इसे दो अलग अलग चीज़ें मान के चलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, बट ये एक्चुअली एक ही डिजीज़ के दो अलग स्पेक्ट्रम्स हैं। दोनों वैस्कुलर डिजीज़ कही जाती हैं। हार्ट की नस में ब्लॉक हुआ, हार्ट अटैक पड़ा, ब्रेन की नस में अटैक पड़ा तो वो स्ट्रोक होता है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है। सो दोनों में ही टाइम फ्रेम का इशू होता है कि आप कितनी देर में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा पाए और कितनी देर में उसका इलाज शुरू हो पाया। ओके। वो बहुत मैटर करता है पेशेंट के लिए, लाइफ सेविंग होता है अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो। जैसे भी आपने कहा कि वेसल्स को खोला जाता है, तो कैसे, मतलब खोला कैसे जाता है, मतलब क्या प्रोसीजर रहता है इसमें? राइट, अगर पेशेंट के ECG में चेंजेस आ रहे हैं और इको की फाइंडिंग्स अगर हमें इस तरीके की चीज़ें दिखा रही हैं कि हाँ हार्ट की कोई नस ब्लॉक हुई है जिसकी वजह से कि ये पेशेंट को सिम्टम्स चल रहे हैं, तो पेशेंट्स इमीडिएटली कैथ लैब में शिफ्ट किए जाते हैं और उनकी एंजियोग्राफी की जाती है। ओके। कि एंजियोग्राफी एक जांच है जिसमें हम ये पता करते हैं कि क्या नसों में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर ब्लॉकेज दिख रही है सामने तो उसको जो खोलना होता है उस ऑपरेशन को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं।
जो कि उस समय पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस टाइम पे अगर आपने उसको ओपन कर दिया और ब्लड सप्लाईज मेंटेन कर दी तो वो पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग भी होता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इस पे बहुत मैटर करती है, बिकॉज आपने बहुत देर करी, परमानेंट डैमेजेस हो गए, तो डिस्पाइट कि पेशेंट सेव हो जाएगा बट सिम्टोमेटिक हो जाएगा, उसके हार्ट में परमानेंट डैमेजेस हैं, बॉडी में स्वेलिंग रहेगी, सांस फूलेगा, कुछ भी काम करने में वो थकेगा, बिकॉज कुछ पार्ट है जो कभी रिवर्ट नहीं हो सकता उस टाइम के बाद। इसमें सर एज वाइज बीपी मेजरमेंट रहता है कि आपका इतना बीपी तो सही रहेगा, जैसे अगर कोई 31 to 40 की एज में तो उसका इतना रहना चाहिए, या 41 to 50 की एज में तो इतना रहना चाहिए बीपी? देखिए प्रेफरेबल यही है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है हाँ, वो 130/80 के नीचे रहे, ओके, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर वो किसी भी कंडीशंस में 140/90 के ऊपर जा रहा है, आप किसी भी एज ग्रुप में है 140/90 के ऊपर जा रहा है, तो एडवाइजेबल है कि फिर आप उसके लिए मेडिसिन शुरू कर लें, बिकॉज आपको लॉन्ग रन में उसका रिपर्कशन झेलना पड़ेगा, बिकॉज हार्ट अगर हाई प्रेशर पे पंपिंग करेगा तो ग्रेजुअली करके उसकी मसल्स डैमेज होती जाएंगी, हार्ट की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी और हार्ट की फंक्शनिंग कम होती जाएगी। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, जो मेडिसिन लेते हैं बीपी की, उन लोगों को एक टाइम के बाद आके एक तो उसका असर खत्म हो जाता है उनके ऊपर होना, दूसरा कि उनका माइंड कहते हैं वो लोग कि घूमता रहता है हमारा। नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है एक्चुअली, ये मिसकंसेप्शन है ब्लड प्रेशर के साथ भी और शुगर के साथ भी। लोगों का ये कहना है कि कुछ समय के बाद दवाएं असर करना बंद कर देती है, एक्चुअली इशू ये नहीं है, इशू ये है कि एक प्रोग्रेसिव पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब ये एक डिजीज़ प्रोसेस है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, ग्रेजुअली आपकी आर्टरीज में स्क्लेरोसिस मीन्स स्टिफनेस, हार्डनेस बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर फर्दर बढ़ने लगा है। तो जो पहले ड्रग की रिक्वायरमेंट थी वो एक एक्स अमाउंट थी, अब उस एक्स अमाउंट में वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उससे हायर डोसेज की ज़रूरत पड़ने लगती है। सो इट्स नॉट दैट कि दवा काम नहीं कर रही है, अगर आप उस दवा को बंद करेंगे तो जितना अभी आपका बीपी है उससे फर्दर बढ़ जाएगा। सो ड्रग इज़ डेफिनेटली एक्टिंग, बट नाउ दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, अब आपको डोज और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजीज होती है। सेम चीज़ होता है डायबिटीज़ के साथ कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, दवा रेगुलर लेते रहिए और शुगर्स को मॉनिटर करते रहिए। जैसे धीरे धीरे करके बीटा सेल डिप्लीशन होता है, बीटा सेल वो सेल्स होते हैं जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर। सो धीरे धीरे जैसे बीटा सेल डिप्लीशन हो रहा होता है, आपकी ड्रग रिक्वायरमेंट बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब बीटा सेल बॉडी के अंदर इतने कम हो जाते हैं कि इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है, तो आपको बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तब ये पेशेंट्स को हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहने लगते हैं कि हाँ, इन पेशेंट्स को अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे कुछ पेशेंट्स सर बीपी की दवाई अपने यहाँ पे स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी हमें ज़्यादा डोसेज लग रही है इसकी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, या अपने हिसाब से टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, तो ये भी ठीक रहता है या गलत रहता है? बहुत नुकसानदेह है। उसका रीज़न है, जब आपको पहली बार ब्लड प्रेशर का पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर आ रहा है 180/100, ओके, तो वो ओवर द ईयर्स कई सालों में धीरे धीरे अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा है। अब दवाओं के थ्रू आपने उसको लोअर डाउन कर दिया। अब अगर आप बीच में दवा छोड़ते हैं तो ये सडन स्पाइक होगा, जिसको हम रिबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये आप सोचिए कि आपने अभी अपनी 2 दिन की दवा की डोसेज मिस की और ये घूम के बीपी आपका जो 130 चल रहा था सडनली 180 पहुंचता है। ये सडन चेंज ऑफ ब्लड प्रेशर ज़्यादा नुकसानदेह है रादर देन जो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ा था उसके कंपैरिजन। सो दवाओं को छोड़ना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दवाओं की वजह से आपका बीपी बीच में बहुत लो होने लग रहा है, आप अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपके बीपी की चार्टिंग करा लेंगे और उसकी मॉनिटरिंग के हिसाब से अगर उनको लग रहा होगा तो दवाओं की डोसेज कम कर देंगे, बट लेना उसको कंटिन्यूसली होता है कि आपका एक सस्टेन्ड लो बीपी रहे, वो क्रस्ट एंड ट्रफ्स ना बने। मीन्स कि एक बार पीक आ गया, बिल्कुल बीपी बढ़ गया, फिर एकदम दवा के बाद घट गया, फिर थोड़े टाइम दवा नहीं ली, फिर बढ़ गया, ये उल्टा और नुकसान करता है। तो बीपी की दवाई सर बहुत से लोग कहते हैं खाली पेट लेनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि बाद में लेनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रात में लेके सोते समय नींद आ जाती है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की दवाओं का फूड इंटरेक्शन है नहीं, तो प्रायर टू एंड आफ्टर वाला इशू नहीं रहता है। अब जैसे कुछ लोग का ये है कि वो सुबह उठते हैं उस समय उनका बीपी है 170 और वो नाश्ता ही बहुत देर से करते हैं। वो पहले बाकी अपने सारे रूटीन्स करेंगे, फिर वो पूजा करेंगे और उसके बाद वो 10-11 बजे के आसपास नाश्ता करेंगे, तो तब तक वो बीपी बढ़ा रहेगा, वो नुकसान करेगा। तो वो पेशेंट्स खाली पेट दवा ले लें, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब दवाएं खाली पेट भी ली जा बीपी और फूड का सीधा कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर फूड हम टाइम से लेते रहेंगे, अपनी मील्स टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, तो बीपी कंट्रोल में रहेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब इसमें बस ये था कि अगर आपको फूड देर में लेना है तो अब इस कंसेप्ट की वजह से कि नहीं दवाइयाँ खाने के बाद खानी चाहिए, आपको दवा को वेट कराने की ज़रूरत नहीं है, दवा आप अपने टाइम पे ही ले लें। कुछ ही ड्रग्स होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं या एनसेड्स हैं, जिनके लिए ये कहा जाता है कि उनको खाली पेट देने में वो नुकसान करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टमक पे जाएंगे और इरोजन क्रिएट करेंगे। तो उनके लिए हम ये कहते हैं कुछ खाने के बाद दे दो।
बट बीपी मेडिसिन के साथ ऐसा कोई इशू है नहीं। ओके। सो आप उन दवाओं को, अगर मान लीजिए कि आप सुबह उठने के बाद काफ़ी लेट हो जाते हैं ब्रेकफास्ट करने में, तो तब तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप दवा अपनी सुबह खाली पेट में भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके। अब सर जैसे पीछे हमने ड्रग्स की बात कर रहे थे, मतलब आज के चलन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, कोकेन हो गया, वीड हो गया, ये आजकल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं लोग। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है, लोगों को मोस्टली ये जो यंगर जनरेशन के लोग हैं, इनमें ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इनमें एक ये परसेप्शन है कि हमें तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज इतने यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती नहीं है। ये ड्रग्स बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। एक तो है कि भाई हम कह रहे हैं स्मोकिंग या बैड ईटिंग पैटर्न, जिसकी वजह से धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है नसों में, और उसके बाद ये इवेंट हार्ट अटैक के होते हैं। जो ये रेव ड्रग्स या पार्टी ड्रग्स जितनी भी हैं, जिसमें आप कह रहे हैं गांजा हुआ या कोकेन हुआ, इस तरीके की चीज़ें, इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ये कई बार सडन एक्यूट इंजरी करती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और इसकी वजह से नसों में इरोजन हो जाता है। मींस हार्ट की नसों के अंदर जो नॉन स्टिक लाइनिंग है वो सडनली इरोड हो जाती है, वहाँ एक रॉ एरिया क्रिएट हो जाता है और सडन क्लॉट बनते हैं। तो विदाउट एथेरोस्क्लेरोसिस मींस वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा भी नहीं हुआ था, वैसे पेशेंट्स में भी वो नस सडनली बंद हो सकती है, और उनको वही हार्ट अटैक पड़ सकता है जो नॉर्मल एक हम हार्ट अटैक जिसको हम समझते हैं उस तरीके का। सो इन ड्रग्स की वजह से एक्यूट क्लोजर्स बहुत कॉमन है। दूसरा, इनमें एक कोरोनरी स्पैज्म की भी टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। मतलब हार्ट की नस में कोई क्लॉट नहीं बना, हार्ट की नस इटसेल्फ स्पैज्म कर गई, मतलब सिकुड़ गई, अगेन ब्लड सप्लाई आगे की बंद हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया। सो इन ड्रग्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग है, एंड बहुत यंग लोगों में, 20 साल 22 साल के लोगों में, जिनमें पहले की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई कार्डियक इश्यूज नहीं है, अदरवाइज वो बिल्कुल हेल्दी और फिट है, उनमें मैसिव हार्ट अटैक क्रिएट कर सकती हैं ड्रग्स। ओके। आप पे आया है कोई ऐसा केस? हम पे बिल्कुल आया है इस तरीके के पेशेंट। एंड शुरुआत में तो हमें कम मिलते थे, बट इधर जब से ये पार्टीज़ के ट्रेंड बढ़े हैं तब से तो ये बहुत कॉमन हो गया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली मेम्बर्स को पता तक नहीं होता है कि हमारे बच्चे के साथ या हमारे फैमिली मेम्बर के साथ जो ये हुआ है, इसका रीज़न ये ड्रग्स हो सकती है, बिकॉज वो बड़े इस मामले में क्लीन है कि जो ले रहे हैं वो लोग, राइट, उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स का ये कहना है कि जी इसने तो आज तक कभी कुछ किया ही नहीं, बट दे डोंट इवन नो कि ये ऑलरेडी इस तरीके की पार्टीज़ में जा रहे थे और इस तरीके की ड्रग्स ले रहे थे, जिसकी वजह से, एंड वो पेशेंट्स फिर घर पे नहीं बता पा रहे थे, अकेले में फिर डॉक्टर को वो इस चीज़ को बताते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया था और ये चीज़ हुई है मेरे साथ। सो इट्स वेरी कॉमन। जैसे लोगों के माइंड में होता है कि मैंने वंस इन अ व्हाइल जब पार्टी कर रहा हूँ तब मैंने ड्रग्स ले लिए, तो ये भी तो उतना ही गलत हुआ ना। दोनों ही तरीके से, जब भी आप टॉक्सिन एक्सपोजर पे जा रहे हैं, चाहे वो एक्यूट हो रहा है या वो क्रॉनिक हो रहा है, नुकसान तो वो करेगा ही करेगा। मीन्स कि अगर आपने एक बार लिया या आप कई बार ले रहे हैं, वो करेगा ही आपको नुकसान। ओके। सो इट हैज़ टू हिट यू। और ये नोज से ही क्यों लिया जाता है? मतलब सर मैं तो पढ़ा है गूगल पे कि उसमें तो दिखाया जाता है कि कोकेन का यूज़ ये होता है, नोज से ही लिया जाता है। मतलब एक्चुअली होता ये है, नेजल म्यूकोजा बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है, मीन्स ब्लड सप्लाई बहुत फास्ट होती है। नेजल म्यूकोजा, नाक के अंदर वाली जो सॉफ्ट स्किन होती है, उसमें सप्लाईज बहुत फास्ट होती है। तो अगर आपने उसको स्निफ किया तो पूरे के पूरे आपके नेजल पैसेज और रेस्पिरेटरी पैसेज तक जाता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। सो लोगों को उसकी वजह से किक मिलता है कि सडन सर्ज हो गया इस ड्रग का बॉडी के अंदर। बट यही सबसे ज़्यादा नुकसान भी करता है, क्योंकि जो सडन स्पाइक आता है उसकी वजह से आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सडनली जंप करता है, हार्ट पे एक सडन लोड आता है, जिसकी वजह से ये अटैक्स पड़ सकते हैं। ओके। और मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, हम यहाँ पे कोई भी ड्रग प्रमोट नहीं कर रहे, सिर्फ नॉलेज के लिए हम बात कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को समझ आए। आप तो कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर आपके नोन में कोई कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, उसको बताएं कि कितना गलत हो रहा है, उसके साथ अपने हेल्थ के साथ कितना खेल रहे हैं वो लोग। सर थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन कर रहा है ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी अब तक हमने बातें करी, जिम हो गया, वॉकिंग हो गया, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन हार्ट को हेल्दी करना है, एंड ऑफ द डे सब चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूँ, तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो डेली लाइफ में कंज्यूम करें तो उनका हार्ट हेल्दी रहेगा? भले उन पर टाइम नहीं है, IT कंपनीज में काम कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि फूड कंज्यूम करके थोड़ा सा अपने हार्ट को सही रखें। राइट। सो अगर हम हार्ट की हेल्थ के लिए देखें तो सबसे पहले अच्छा ये रहेगा कि हम पहले उन चीज़ों के लिए बात करें जो हमारे बेनिफिट के लिए हैं, वो फूड जो हमारे हार्ट को अच्छा रख सकता है। ठीक है। जितने होल ग्रेन्स हैं, स्पेशली इंडियन मिलेट्स, जैसे हम कहें रागी हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इस तरीके की चीज़ें अगर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे हार्ट के लिए अच्छी हैं। क्यों? इसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, ये हमारे शुगर्स को स्पाइक नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एंड कोई बहुत एग्जॉटिक फ्रूट्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके एरिया में ईजिली कॉमनली अवेलेबल फ्रूट्स हैं और सीजनल हैं, फ्रेश हैं, कोल्ड स्टोरेज से नहीं आए,
वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे ही फ्रूट्स आपको हेल्प करेंगे बिकॉज उनके अगर शुगर कंटेंट भी हैं तो भी वो सडन रिलीज नहीं होते, तो शुगर स्पाइक्स उससे उतने नहीं आते हैं। एंड फाइबर कंटेंट, मिनरल, विटामिन काफ़ी कुछ है उसके अंदर। इसके सिवाय दालें हुई हमारी, इसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। ये चीज़ें हमें लेनी है। जहाँ तक बात हुई ऑयल्स की कि हमारे लिए क्या ऑयल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने फूड में, ओलिव ऑयल डॉक्यूमेंटेड है कि हमारे लिए हेल्दी है। वो सारे ऑयल्स जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमारे हार्ट के लिए बेटर है। सो एक ऑलिव ऑयल हुआ, फिर कैनोला कह सकते हैं हम, कैनोला ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल है। ये कुछ है जिनके की हमने देखा है कि ये हार्ट को नुकसान नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें हैं जिसपे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे चीज़। सो किस तरीके से प्रोसेस किया गया है इस पर डिपेंड करता है। नो डाउट चीज़ में सैचुरेटेड पास्ता, सैचुरेटेड फैट्स हैं चीज़ के अंदर, बट उसके साथ कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी हैं। तो अगर मॉडरेशन में ले रहे हैं, कम अमाउंट्स में ले रहे हैं, तो वो भी आपको नुकसान तो नहीं करेगा अगर बेनिफिट नहीं कर रहा तो एक तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। एंड क्या नहीं लेना है उसकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। वो फैट्स जो जम जाते हैं ज़्यादातर आपको नुकसान करने वाले हैं, चाहे वो बटर हुआ, वो वनस्पति हुआ, वो देसी घी हुआ, मक्खन हुआ। बिकॉज कई बार लोगों को बहुत कुछ आप देखेंगे व्हाट्सएप पे आता रहता है कि हाँ देसी घी बहुत हेल्प करता है ना, बट ये सैचुरेटेड फैट्स हैं। सो इनके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की और हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की। सो एक तो ये अवॉइड करने हैं। दूसरा, कोशिश ये कीजिए कि जो भी कुकिंग हो रही है वो घर पे हो। एटलीस्ट आपको उसका कंटेंट पता है कि वो क्या है और किस तरीके से बन रहा है, उसके हाइजीन लेवल्स का आपको पता है। बाहर से आने वाली ज़्यादातर चीज़ें, चाहे वो चिप्स हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, समोसे, पकौड़े, आप काउंट कीजिए, एक्सेप्ट फॉर फ्रूट्स। कोई भी चीज़ अगर आप घर में लाके डायरेक्टली कंज्यूम कर ले रहे हैं बिना कुक किए हुए, तो वो आपको नुकसान करने वाली है। अगर एक थंब रूल लेके चलें कि हाँ भाई क्या चीज़ें अवॉइड करनी। सो ये चीज़ें अवॉइड करें। अगर किसी दिन कोई स्पेशल चीज़ बनानी ही है कि हाँ भाई ऑयली ही बनाना है एंड ऑल, तो कोशिश ये करें कि वो हेल्दी ऑयल में हो, घर में बने। क्योंकि घर में जो ऑयल यूज़ होगा वो एक बार हीट होने के बाद एटलीस्ट आप दोबारा उसको हीट नहीं करेंगे, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज एक बार हीट होने के बाद ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, और बाहर यही ऑयल एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हीट होता रहता है, बार बार उसे वो गर्म करते रहेंगे, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है और वो नुकसान करता है। मोर ओवर पाम ऑयल सबसे ज़्यादा बाहर कुकिंग में जो यूज़ हो रहा है, क्योंकि सस्ता पड़ता है और इजीली अवेलेबल है, तो पाम ऑयल यूज़ हो रहा होता है। हज़ार्डस है हार्ट के लिए। सो इन चीज़ों को सीधे सीधे अवॉइड करना है। और जितना जो प्रोसेस्ड फूड है वो नुकसान करेगा, जो भी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स यूज़ हो रही हैं, पेस्ट्री हुआ, केक हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, ये आपको भले टेस्ट में इतना ना पता लगे कि इसके अंदर इतना ज़्यादा मीठा है या ये वो, बट एक्चुअली जब आप उसके लेबल्स रीड करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप क्या खा रहे हो और क्या करने वाला है आपकी बॉडी के साथ, कितना शुगर कंटेंट है, कितना फैट कंटेंट है, कितना ट्रांस फैट है। बिकॉज आप घर पे चीज़ें देख रहे हो कि आपने क्या यूज़ किया, बाहर की चीज़ में कितना ट्रांस फैट है आप कैसे कैलकुलेट करोगे। करेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों को टेस्टी बनाने के लिए अगर वो चीज़ हार्मफुल भी है तो ऐड हो जाती हैं यूजुअली, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइट नॉर्म्स नहीं हैं अभी क्वालिटी कंट्रोल्स में। अगर हम देखें कि आप क्या ऐड कर सकते हो खाने में, क्या नहीं, कई बार आप चीज़ें रियलाइज़ करते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, वो इंडिया में ईजिली यूज़ हो रही है और लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उसके रिपरकशंस उनको बाद में देखने पड़ते हैं। एक स्मोकिंग पर्सन को जो स्मोक कर रहा है डेली बेसिस पे एकदम छोड़ देता है, तो उसका जिस दिन उसने छोड़ा है उस दिन से लेके कब तक उसका हाथ हेल्दी हो जाएगा दोबारा? राइट, अराउंड 10 ईयर्स लगते हैं एक क्रॉनिक स्मोकर के सिगरेट स्मोकिंग बंद करने के बाद उसको अपने कहा जाए कि जो नॉन स्मोकर काउंटर पार्ट है उसके रिस्क लेवल पे आने के लिए 10 साल लगते हैं। जब आप कहते हैं कि ये इज़ नाउ बिकम इक्वलेंट टू अ रिस्क ऑफ अ नॉन स्मोकर, इसीलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों को जितना दूर रख सके अपने आप से उतना बेटर है, बिकॉज इनके डैमेजेस बहुत हैवी होते हैं। और ड्रिंक सर, अगर जो लीकर कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल, देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि अल्कोहल लेने से हार्ट की प्रॉब्लम बेटर हो जाती है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ने पूछा है आगे हमसे कि सर मैं अल्कोहल लेता नहीं हूँ। बहुत सारे रील्स और मतलब क्या कहेंगे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे डॉक्टर्स कहते भी हैं कि आप हाँ इतना कंज्यूम कर सकते हैं पर वीक। देखिए, अगर हम अल्कोहल के बारे में बात करें, अगर वन लाइनर बात करें, हाँ, तो सीधी सी बात है, ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल तो नहीं है।
कुछ अमाउंट्स तक ये होता है कि ये न्यूट्रल है, ओके ना ये बेनिफिट कर रहा है ना ये आपका नुकसान कर रहा है। अब जो इसके लिए जो एक स्टडीज़ के हिसाब से जो डेटा आता है उसमें ये है कि अप टू 1 ड्रिंक फॉर अ लेडी एंड अप टू 2 ड्रिंक्स फॉर अ मेल इन अ डे ओके will be metabolized in body without giving significant injuries or harm to your heart। मतलब आपने एक ड्रिंक लिया है अगर किसी लेडी ने और अगर किसी मेल ने 2 तक लिया है तो वो नुकसान तो नहीं करेगा, बट ये सारी चीज़ें उस कंडीशंस में हैं जब आप अदरवाइज हेल्दी हैं, आपको ऑलरेडी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है या अल्कोहलिक कुछ इश्यूज आपके साथ रहे हैं या आपके हार्ट में पहले से ही डिजीज़ है, तब ये लिमिट्स और ये वॉल्यूम्स स्टैंड नहीं करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड पर्सन के लिए है, डिजीज पर्सन के लिए ये वैल्यूज़ नहीं है। ओके सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का ये कहना है कि रेड वाइन है वो हमें बहुत हेल्प करती है और हमारा हार्ट को ठीक रखेगी एंड ऑल। यस, कुछ स्टडीज़ थी मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में जो वहाँ की पॉपुलेशन है उन पे की गई थी, उनमें रेड वाइन के कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं आपके बॉडी को। बट एक तो वो पॉपुलेशन दूसरी थी जिसमें ये स्टडी किया गया था एंड उनका ईटिंग पैटर्न हमारे जैसा नहीं है। ओके इंडियंस के संग अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल की तरह नहीं आता है, उसके एसोसिएट्स बहुत हैं। उसके साथ जो दुनिया भर के एपेटाइजर्स चल रहे होते हैं दे आर फुल ऑफ ऑयल और पूरा का पूरा जंक होता है वो। बिल्कुल। सो उस जंक के साथ अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो आपको हार्म ही करेगा। जंक भी ऐसा, स्मोकिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। सो राइट, सो जो हमारा जो पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग है, एक तो लोगों का बेंच ड्रिंकिंग है, वो करते क्या है, वो कैलकुलेशन करते हैं कि ओके 2 ड्रिंक फॉर अ पर्सन इन अ डे, सो हमने 7 डेज तक नहीं लिया, 8th डे पे हमने पूरा का पूरा एडअप करके एक ही बार में ले लिया। नहीं मेटाबोलाइज कर पाएगा आपका लिवर इस चीज़ को, प्रॉब्लम होके ही रहेगी बिकॉज वो एक दिन में गई हुई चीज़ थी जिसको उतना लिवर आपका किसी तरीके से मेटाबोलाइज कर रहा था। सो आप वो मैथमेटिक्स इसमें नहीं लगा सकते कि हमने 3 दिन लिया नहीं और चौथे दिन पूरे 4 दिन का मिला के एक बार में ले लिया। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मैंने 1 महीने के लिए छोड़ दी थी, उसके अंदर मैंने आज ली है, जो मोस्टली पार्टीज में कहा जाता है, तो वो और नुकसानदायक है जो 1 महीना छोड़ा है आपने। इनफैक्ट होता क्या है ना कि अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेने वाले नहीं हैं और एक दिन आप सडनली बिंज करते हैं तो आप में एरिथमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट को सडन एक स्टिमुलस आता है ओके जिसकी वजह से कि एरिथमियास हो सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट हो सकता है, जो कि हार्ट की एक बहुत फास्ट रिदम होती है, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से होती है। सो अल्कोहल इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, उसको आप इतना सिंपली ये नहीं कह सकते कि हाँ बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ओके एक लिमिट तक लिया तो आपको नुकसान नहीं करेगी, उसके ऊपर गए तो नुकसान करने वाली है। एंड कोई भी ऐसा पर्सन जो पहले से अल्कोहल नहीं लेता था, अगर उसे कोई भी ये समझा रहा है कि अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई इसलिए आप अल्कोहल लेना शुरू कर दो आपके लिए बेटर रहेगा, इट्स टोटली अ मिथ, इट्स रॉन्ग, नहीं करना है ऐसा। सर, हार्ट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और आती है, लोग कहते हैं कि जब आपका बीपी लो हो रहा हो तो पानी में नमक डाल के पी लेना चाहिए तो बीपी नेचुरल हो जाता है। ये फैक्ट है कि अगर देखिए जैसे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर नेचुरली थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है, अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उनके लिए वो प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर उसकी वजह से उनको डिजीनेस हो रही है या चेंज ऑफ पोस्चर पे सडनली चक्कर आ जा रहा है और देख रहे हैं कि उनका बीपी नॉर्मली ज़्यादा रहता है बट इस समय थोड़ा लोअर साइड चल रहा है, तो ये यूजुअली डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा था, बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट के थोड़े से कमी हो रही हो। जैसे आप बहुत देर तक धूप में खड़े रहे, बहुत पसीना आ गया, या फिर किसी को लूज मोशंस हो गए, उस कंडीशंस में लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जा सकता है जिसके सिम्टम्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। उस कंडीशंस में ये फैक्ट है कि आपको सॉल्ट और वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, उससे आप इम्प्रूव कर जाएंगे। और ORS उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, सो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अगर किसी को बीपी लो रहता है और उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम रह रही है और उसको बार बार डिजीनेस ड्राउजीनेस हो रही है तो हाँ ले सकते हैं। ये तो उनके लोग हैं जिनको डेली, मतलब जिनको बीपी की प्रॉब्लम है। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को लेना हो तो कैसे ले सकते हो ORS? वीक में 1 टाइम या 3 टाइम्स ले सकते ORS के अपने स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन है, जैसे कि आप बहुत धूप में गए, बहुत पसीना आया, आपने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया हुआ है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रही है, या फिर कोई पेट का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लूज मोशंस हो गए या बहुत वॉमिटिंग्स हो गई, उसमें आप बॉडी से अपने इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स, लिक्विड्स लूज़ कर देते हैं, उसको रिप्लेनिश करने के लिए ORS यूज़ किया जाता है। हर किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। एक नॉर्मल पर्सन जिसका बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, उसके लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को अगर बीपी भी कम हो रहा है और पल्स भी कम चल रही है, ओके, ऐसी कंडीशन में कैफीन हेल्प करता है। तो उस कंडीशन में
कॉफ़ी उनको हेल्प कर ब्लैक सकती कॉफ़ी है या थोड़ा सा। नॉर्मल कॉफ़ी? हमें कॉफ़ी देनी है, चाहे वो ब्लैक फॉर्म में दें, चाहे वो हम उसको मिल्क कॉफ़ी दें, अल्टीमेटली हमें कैफीन सप्लीमेंट करना है, बिकॉज वो आपका ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा सही कर स्पाइक करता है और आपका हार्ट रेट भी थोड़ा बढ़ा तो देता इसमें है। सर अगर इसमें शुगर ऐड कर देंगे उस पेशेंट को, अगर डायबिटीज़ भी है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा? जो ORS के अंदर शुगर कंटेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, कभी कभी हमें नहीं, उसकी कॉफ़ी ज़रूरत की होती बात है। कर रहा हूँ मैं, जो कॉफ़ी, कॉफ़ी हाँ, दी जा रही है नहीं, उस समय। अगर पेशेंट में अगर हम कॉफ़ी दे रहे हैं हाँ। और वो डायबिटिक है तो बेटर रहेगा कि हम उसे बिना शुगर के दें। बिना शुगर के दें। डायबिटीज़ का टॉपिक आया है तो इस जैसे पानी में नमक वाली बात थी, ऐसे कहा जाता है कि शुगर लो हो रहा है तो चीनी डाल के पी लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक ठीक है? बात है ये। बिल्कुल ठीक है। अगर जो पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटीज़ के हैं उनमें अगर कहीं प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से हाँ। या ड्रग डोसेज कभी ज़्यादा हो गई या कुछ उन्होंने स्पेसिफिक ऐसा वर्कआउट कर लिया बहुत हैवी जिसकी वजह से उनका कैलोरी कंजम्पशन बहुत बढ़ गया और इस वजह से अगर वो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं तो उनको पता लगना शुरू हो जाता है कि मुंह सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। ओके। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि उनकी शुगर लो हो रही है। अगर उनके पास उस समय ग्लूकोमीटर अवेलेबल है तो उससे पहले चेक कर लें कि शुगर लो है या नहीं और उसके बाद ले लें। अगर नहीं अवेलेबल है तो इन एनी केस शुगर ले लेना बेटर है, बिकॉज अगर किसी की ज़्यादा भी है तो अगर किसी की 250 थी तो उससे 25-30 और बढ़ गई तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बट अगर एक पर्सन जो सिम्टोमेटिक हो रहा है लो शुगर की वजह से उसमें वही 25-30 का वेरिएशन रिमार्केबल इंप्रूवमेंट ला देता है, बिकॉज अगर बहुत देर तक वो चलता चला गया तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है लो मतलब शुगर की वजह शुगर से। गिरना ज़्यादा खतरनाक है? राइट, बीपी और शुगर दोनों के लिए ये चीज़ है, बढ़ना तो नुकसान करता है पर अगर वो ऑन द लोअर साइड जा रहा है, एक्सट्रीम लोअर साइड जा रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ बीपी, ये बढ़ा हुआ शुगर, इसको नुकसान करने में समय लगता है। ये लॉन्ग रन में करने वाली इंजरीज है। ओके। बट अगर सडन लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया या सडन लोअरिंग ऑफ शुगर हो गया तो इसके इफेक्ट्स आपको इमीडिएट मिलेंगे, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, इमीडिएट अरेस्ट हो सकते हैं। मतलब हार्ट और डायबिटीज़ का सीधा सीधा संबंध है? हार्ट और डायबिटीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। एक्चुअली डायबिटीज़ को कोई बीमारी मतलब या डिजीज वर्ड यूज़ करना उसके लिए गलत है, ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स बहुत सारी चीज़ों का कॉन्ग्लोमरेशन या एसोसिएशन। ये केवल एक चीज़ नहीं है कि केवल शुगर बढ़ी हुई है, इसकी वजह से बॉडी का हर ऑर्गन इम्पैक्ट हो रहा होता है। ओके। ब्रेन हुआ, आइज़ हुई, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, पैर की नसें हुई और आपकी नर्व्स हुई जो आपकी सेंसेशंस लेके जाती हैं, सब पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है। बट हाँ, डायबिटीज़ के भी सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स यूजुअली जो हमें दिखते हैं वो हार्ट पे ही दिख रहे होते हैं, बिकॉज ये जो बढ़ी हुई शुगर है ये ट्राइग्लिसराइड्स प्रोड्यूस कर रही होती है। ट्राइग्लिसराइड अगेन हार्ट के लिए दिक्कतें क्रिएट करता है, नसों को ब्लॉक करता है। ओके। एंड मोर ओवर डायबिटिक्स में एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर उनको हार्ट अटैक चल रहा हो तो कई बार वो साइलेंट होता है बिकॉज उनकी नसें बहुत अच्छे से सेंस नहीं कर पा रही होती है। न्यूरोपैथीज या नसों की प्रॉब्लम डायबिटिक्स में होती है। सो प्रोलॉन्ग डायबिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि उनको हार्ट अटैक चल रहा है और वो सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं और मेरी सांस फूल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको चेस्ट पेन पता ही नहीं लगता, कई बार ऐसा हो जाता है। इसे ही लोग साइलेंट अटैक कह देते हैं। ओके, जो सुनने में आता है कि साइलेंट अटैक पड़ा था और इंसान चला गया। हाँ। मतलब ये भी, मतलब इसमें भी इतना सादा अगर डीप में जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसमें। इनफैक्ट इसीलिए हम ये कहते हैं कि केवल चेस्ट पेन को हार्ट का सिम्टम ना माने। अगर किसी को भी सडनली ठंडे पसीने आने लगे, सांस फूलने लगे, घबराहट होने लगे, तो आप इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। ये एंजाइना इक्विवेलेंट्स हैं, जैसे एल्डरलीज जिनकी एज 65-70 से ज़्यादा की है, डायबिटिक्स हैं, या कुछ खास तरीके की न्यूरोपैथीज होती है, नसों की बीमारियाँ होती हैं। Okay. इस तरीके के पेशेंट्स में साइलेंट अटैक्स होते हैं, इनमें चेस्ट पेन होता ही नहीं है। सो बाकी के सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनमें वही सिम्टम्स आपको हेल्प करते हैं डायग्नोस करने में कि हाँ, इस पेशेंट में प्रॉब्लम चल रही है। ज़्यादा बीपी और ज़्यादा शुगर किसी का है, वो मेडिसिन ले रहा है डेली बेसिस पे, हाँ। और बहुत लॉन्ग टर्म से ले रहा है, तो वो सारी मेडिसिन उसके माइंड पे हैवी हो सकती हैं, उसके माइंड में इल्यूजन्स आ सकते हैं, या अपनी कहानी अपने आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं लोग। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। इशू ये है कि हाँ, अगर किसी का बीपी सडनली बहुत हाई हो जाए या शुगर बहुत लो हो जाए तो उसको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको बिहेवियरल इशू हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि इन दवाओं की वजह से उसको कुछ हेलुसिनेशन शुरू हो जाएंगे और वो अपने आप से बात करने लगेगा। इन दवाओं में इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, ये है कि अगर आपको जो शुगर की दवा दी जा रही है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा जा रही है और आपकी शुगर लो हो रही है, तो आदमी बेहोश हो सकता है या बड़बड़ाने लग सकता है, एबनॉर्मल बिहेवियर्स हो सकते हैं उसके साथ। ओके, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है सर, मतलब वो लोग अपने आप ही सोचते हैं कि हमें ये बीमारी चल रही है, जबकि टेस्ट कराने पे कुछ नहीं निकलता, तो फिर ये किस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं? ये डिल्यूजन्स हैं बेसिकली। एक एज के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन का कंपोनेंट लोगों के साथ आने लगता है। Okay. और जब ब्रेन डिजेनरेट कर रहा होता है, डिमेंशिया चल रहा होता है, उस समय ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा परेशान करने लगती हैं और लोगों के अंदर फॉल्स
सेंस आने लगता है इस तरीके का कि हाँ मुझे कोई बीमारी चल रही है, बिकॉज इनसिक्योरिटीज़ ऑफ लाइफ हो रही होती हैं उनके साथ। Okay. उस एज में वो मान के चल रहे होते हैं कि मेरा जो पीयर ग्रुप है, मेरे साथ के लोग हैं मेरी ही एज के, उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं उनसे कोई अलग तो नहीं हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ें हो रही हैं। बट उन चीज़ों को एज्यूम नहीं कर सकते। वो फैमिली मेम्बर्स को उनको मेंटली और इस हिसाब से सपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं आप इसके लिए परेशान मत होइए, अगर आपको ज़रा भी ऐसा लग रहा है तो हम इस चीज़ को चेक करा लेते हैं। करेक्ट। उससे पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक है। सर हार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और कहा जाता है कि फीमेल्स के हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग होते हैं। ये बात ठीक है कि लेडीज़ के सिम्टम्स मेल्स के सिम्टम्स से थोड़े अलग हो सकते हैं, और एज ऑफ प्रेजेंटेशन भी थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ओके। जैसे जब तक मेनोपॉजल एज नहीं आई है तब तक बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है फीमेल्स में, एस्ट्रोजन, जो उनके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीजेस से। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं है बट एक सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन देता है, सो उनमें चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस उस समय तक कम होते हैं। ओके। बट 5 to 10 ईयर्स पोस्ट मीनोपॉजल फेज में जो रिस्क है मेल्स में और फीमेल्स में बराबर हो जाता है। रिगार्डिंग सिम्टम्स, लेडीज़ में हो सकता है कि चेस्ट पेन के सिम्टम्स उतने प्रेडोमिनेंट ना हो, उनमें सांस फूलना, तेज़ी से पसीना आना, घबराहट होना, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। और कई बार तो लोगों के परसेप्शंस भी ऐसे होते हैं कि फीमेल है इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो सिम्टम्स चेस्ट पेन के अगर हल्के फुल्के हो भी रहे हैं तो उसको इग्नोर करने लगते हैं। सो येस, ऐसा क्यों होता है, मतलब कि लेडीज़ को हार्ट अटैक नहीं हो सकता? जो हमारा पुराना कॉमन टीचिंग था या जो आप ओवरऑल भी डेटा देखते हैं उसमें पहले फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स कम होती थी, बिकॉज उनके हार्ट की बनावट अलग होती थी। और जो ब्लड वेसल्स मेल्स में होती हैं वो चौड़ी और बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके कंपैरेटिव जो लेडीज़ हैं उनका हार्ट साइज़ भी छोटा होता है और उनकी ब्लड वेसल्स भी थिन होती हैं, और उनमें माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना या बहुत पतली वाली जो नसें होती हैं उसके ब्लॉकेजेस वाली जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सो इनमें ऐसा हो सकता है कि आपको चेस्ट पेन का टिपिकल सिम्टम ना मिले और केवल घबराहट या पसीना इस तरीके की प्रॉब्लम लेके आए वो। ओके। एंड क्योंकि एक इसके साथ एक साइकोलॉजिकल भी जुड़ा हुआ है कि हाँ लेडीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। सो कई बार जो अगर सिम्टम हो भी रहा है चेस्ट पेन का तो वो उसको इग्नोर कर जाते हैं कि ये तो एसिडिटी का सिम्टम होगा या गैस का सिम्टम होगा। सो वहाँ पे सिम्टम मिस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि येस, यंगर एज में लेडीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, बट जब लेटर एजेस में हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो आउटकम्स या प्रोग्नोसिस जिसे हम कहते हैं कि बीमारी से अच्छा होने की टेंडेंसी, वो मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में हार्ट अटैक के बाद आउटकम्स वर्स होते हैं, ख़राब होते हैं, क्योंकि नसें पतली होती हैं, उनमें इंटरवेंशन के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, सर्कुलेशन के इश्यूज़ ज़्यादा हैं। सो अगर एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई और अटैक पड़ा तो लेडी में सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। इन इश्यूज़ की ओर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओह ओके। एक से इंटरमीडिएट फास्टिंग जो बहुत चल रहा है आजकल यूथ में, ये मतलब हमारे हार्ट को नुकसान देता है या सही रहता है? एक्चुअली बेनिफिशियल तो नहीं है। रीज़न, जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर एड्रेनर्जिक रश भी होता है और कीटोन्स बढ़ रहे होते हैं। कीटोन्स जब आप स्टार्व करते हैं तो बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। आपको जो अगर वेट लॉस करना है या अपना फैट कट करना है तो उसके लिए आप इनटेक को एक साइंटिफिक वे में कम कीजिए। मीन्स कि आप अपने हर डाइट के पोर्शंस को कम कीजिए, मील्स को स्किप मत कीजिए। मील स्किप करना कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं होता। आप अपनी मील्स लें, हेल्दी लें, और उसके पोर्शंस को कम कर दें कि आपका जो नेट कैलोरी कंटेंट है, नेट फैट कंटेंट है, वो कम हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी एक मील स्किप कर दे रहे हो और दूसरी मील में कुछ भी खा ले रहे हो कि हमने एक मील स्किप कर दिया तो हमने बहुत सारा कैलोरी कट कर दिया तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। ओह। और सर अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना हो, मतलब जो कहते हैं कि मतलब जितने भी गंद है अपनी बॉडी की वो सब निकालनी हो, तो बहुत सारे शेक्स दिखते हैं, बहुत सारा वाटर बताते हैं कि इसमें ये मिलाएं ये मिलाएं और ये पानी कंज्यूम करें तो आपको डिटॉक्स हो जाएगा। देखिए, साइंटिफिक डेटा के हिसाब से चले तो खैर इन चीज़ों पे हम नहीं बात कर पाएंगे, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपके हार्ट के लिए, बॉडी के लिए एज अ डिटॉक्स काम कर सकती हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल जा रहा है तो बीच में आपने ब्रेक लिया जिसमें आप टोटली रिलैक्स कर रहे हैं, उस समय अपना फूड आपने बिल्कुल लाइट कर दिया। कोई पार्टी फूड नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, वाटर कंटेंट बढ़ा दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलड्स पे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। ये कुछ दिनों के लिए करने के बाद आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था आपके ख़राब लाइफस्टाइल का,
उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। एंड आप इसको डिटॉक्स कह सकते हैं, हाँ, अलग से कि पानी में कुछ मिला दें या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का फूड ले लें जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है मतलब हमारे व्यूअर्स के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।